मंत्रियों की बैठक में ताज होटल में नितिन नवीन ने एक सुर में इसी बात पर लगभग 15 मिनट भाषण दिया और जोर दिया और कहा कि ऐसा नहीं करना है। और साथ ही साथ जब बीएल संतोष बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक अंदर की खबर है, अगर ये खबर बिल्कुल सच्ची है तो ये मान के चलिए बहुत सारे ऐसे सांसद हार गए जो विधायकों को जिम्मेदार मानते हैं, तो वो कहते हैं कि तुमने हमें सांसद ही हराया है ना, अब हम तुमको विधायकी में निपटा देंगे। जहां का भारतीय जनता पार्टी का सांसद हारा है वो कहता है कि चिन्हित करके रखा है कि इसकी 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 वजह से मैं चुनाव हारा हूं वो। और नितिन नवीन के लिए वास्तव में अब ये फाइनल है, योगी आदित्यनाथ का ही वो ब्रांड है जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जब कदम रखेगा चुनाव में तो ये पहले से ताली बज रही होगी। 2 दिन के लखनऊ प्रवास के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक आस जगा कर गए हैं। बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यह आस है यूपी में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने के प्रयास का। मनोज जी, बहुत सीधी सी बात है, 3 बार केंद्र में सरकार बन चुकी है, लगातार 2 बार उत्तर प्रदेश में सरकार है। अब नितिन नवीन जब अध्यक्ष बने हैं तो उनके लिए ये पहला मौका है उत्तर प्रदेश में क्या रिजल्ट लाते हैं। बिहार ला चुके हैं, बंगाल ला चुके हैं, अपने आप को लगभग सफल की मोहर लगा चुके हैं, लेकिन यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपके पास कितने भी अच्छे रिकॉर्ड हो, जैसे कहते नहीं है कि क्रिकेट में कोई भी बैट्समैन कहीं भी शतक मार दे, लेकिन ईडन गार्डन में अगर शतक बना दिया और अगर उसके ऊपर लॉर्ड्स में जाके उसने शतक बना दिया तो लॉर्ड्स का शतक उसके लिए हमेशा एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ शतक होता है। तो उत्तर प्रदेश किसी लॉर्ड्स की तरह है। उस लॉर्ड्स में नितिन नवीन क्या नतीजा ला पाते हैं, पिछली बार से ज्यादा सीटें ला पाते हैं, वोटिंग परसेंटेज को और बढ़ा सकते हैं, सीटों के बंटवारे में क्या करिश्मा दिखा सकते हैं, क्या हारने वाले या जिनके सर्वे ठीक नहीं है उनके टिकट काटने की हिम्मत रख पाते हैं, क्या नाराज लोगों को टिकट काटने के बाद इस बात में झोंक सकते हैं कि टिकट भले ही कटा लेकिन पार्टी पहले है, जाइए और जिसको टिकट मिला है उसका जाकर फील्ड में झंडा बुलंद करिए। क्या इस तरीके के प्रयास वो कर पाएंगे, ये उनके साबित करने के लिए है। हालांकि उत्तर प्रदेश में सब कुछ साबित जो करना है वो सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साबित करना है। योगी आदित्यनाथ का ही वो नाम है, योगी आदित्यनाथ का ही वो ब्रांड है जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जब कदम रखेगा चुनाव में तो ये पहले से ताली बज रही होगी। तेंदुलकर जब मैदान में आए तो ताली पहले से बज रही है, हर आदमी को उम्मीद है कि 1 सेंचुरी और मारेगा। तो वैसे ही योगी आदित्यनाथ के ऊपर वो जिम्मेदारी है कि टीम को आके ओपनिंग करनी है और शतक मारना है। लेकिन जो कोच है वो कोच नितिन नवीन है। उनको कोई चुनाव नहीं लड़ना, उनको लिस्ट फाइनल करनी है, उनको सर्वे देखना है, उनको हर जगह जातिगत और धर्म के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए यह तय करना होगा कि कैसे इस बार अयोध्या बचा ली जाए। उनको यह ध्यान रखना होगा कि कैसे वाराणसी के आसपास की जो सीटें हम खो चुके थे उनको वापस लाके प्रधानमंत्री को बताया जाए कि देखिए साहब, हमने कोच बनकर सही मार्गदर्शन किया और हमारे बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से बल्लेबाजी की। तो यह जिम्मेदारी नितिन नवीन के पास है और नितिन नवीन के लिए वास्तव में अब यह फाइनल है। हालांकि बंगाल का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव था, नितिन नवीन उसको जिता के भी लाए हैं, लेकिन वहां के जो शिल्पी थे, वहां के जो पिच बनाते हैं क्यूरेटर थे, वो सुनील बंसल थे, लेकिन अध्यक्ष तो ओवरऑल नितिन नवीन ही है। तो क्यूरेटर ने अच्छी पिच बनाई, लिहाजा आप वहां पे बहुत अच्छे रनों से जीत के आए। लेकिन उत्तर प्रदेश फाइनल इसलिए है कि इसी उत्तर प्रदेश के 2 साल बाद आपको फिर आना है, आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है और उत्तर प्रदेश से हमेशा की तरह आपको सबसे ज्यादा सीटों की उम्मीद रहेगी। निश्चित रूप से जो आपने कहा ना कि कोच की भूमिका में नितिन नवीन आए, तो उनका जो भाषण रहा
साफ उस पे जोर इस बात का रहा कि सांसदों और विधायकों में जो आपस में तनातनी चल रही है, जो आपसी फूट है, जो मंत्रियों में, कार्यकर्ताओं में, नेताओं में आपसी जो द्वंद्व है, वो रिफ्ट जो है वो खत्म होनी चाहिए। इस पर बहुत ज्यादा जोर था। संगठन और सरकार के बीच में समन्वय स्थापित हो, इस पर भी उनका जोर था। और निश्चित रूप से 10 साल की लगभग सरकार होने जा रही है यूपी में, और जब 10 साल एक दशक जब सरकार रह जाती है तो बहुत असर पड़ता। मैं एक विधायक के पास बैठा था, वो इस बात को कह रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि 2017 में तो हम सरकार में आए थे, तो किसी भी तरीके से जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता थे, किसी में कोई द्वंद्व नहीं था। भाजपा को सत्ता में लाना है, ये एक प्रयास था। और 22 में क्या हुआ, उनका ये कहना था कि अगर मनोज जी से और वीरेश जी में लड़ाई हो गई है तो जो हमारे हरिओम जी हैं वो आए और बोले यार कहां लड़ रहे हो, यार कहां आपस में वो कर रहे हो, भाजपा को जिताना है, कमल छाप को जिताना है, कमल निशान को जिताना है, नरेंद्र मोदी के इकबाल को बुलंद करना है और भाजपा की एक बार फिर से सरकार लानी है, क्यों लड़ रहे हो यार, थोड़ा सा ठीक ठाक कर लो। तो वो मैनेज करके बगल वाली सीट को भी मैनेज कर देते थे। अब उनका कहना है कि वो स्थिति नहीं है। उनका कहना है कि अब मनोज और वीरेश आपस में लड़ रहे हैं, जाओ लड़ो, हमको अपना देखना है। ऐसी स्थिति 2017 और 2022 में नहीं थी। जो आपसी रिफ्ट है, आपसी गुटबंदी है, भेदभाव है, मनमुटाव है, जो सांसद जीत गए वो धरा के रखे हैं कि हम विधायक से निपटा लेंगे, और जो हार गए सांसद वो भी ये धरा के रखे हैं कि विधायक को निपटा देंगे। आप पश्चिम में कई जगहों पे देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे सांसद हार गए जो विधायकों को जिम्मेदार मानते हैं। तो वो कहते हैं कि तुमने हमें सांसद ही हराया है ना, अब हम तुमको विधायकी में निपटा देंगे। बिल्कुल, आप देखिएगा कि इस तरह के बयान कई जगह पश्चिम में और अन्य जगहों पे आ रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, कहीं भी जहां का भारतीय जनता पार्टी का सांसद हारा है, वो कहता है कि चिन्हित करके रखा है कि इसकी 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 वजह से मैं चुनाव हारा हूं। वो उनकी वजह से चुनाव हारा हो या नहीं हारा हो, लेकिन उन विधायकों को उसने चिन्हित करके रखा है। कहा तुमने मुझे सांसद नहीं बनने दिया, मैं तुम्हें विधायक नहीं बनने दूंगा। तो ये जो रिफ्ट है ना, वो हाईकमान तक, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र तक पहुंच गई है कि बीजेपी में इस बात को लेकर बहुत अनरेस्ट है, बहुत असंतोष है। और वही वजह है कि विधायकों की बैठक में, सांसदों की बैठक में, मंत्रियों की बैठक में, ताज होटल में नितिन नवीन ने एक सुर में इसी बात पर लगभग 15 मिनट भाषण दिया और जोर दिया और कहा कि ऐसा नहीं करना है। और साथ ही साथ जब बीएल संतोष बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, पार्टी के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को और विधायकों को, सांसदों को जरा लो प्रोफाइल रहने की जरूरत है। बहुत लो प्रोफाइल रहे, बहुत ज्यादा गाड़ियों का लाव लश्कर लेकर भोंपू बजाते हुए, ओए ओए करते हुए, चोए चोए करते हुए अपने क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं है। आम लोगों को चिढ़ाने की जरूरत नहीं है। और ऐसे में बीएल संतोष का यह कहना कि जनता वॉच कर रही है, देख रही है, आप 10 साल की लगभग सरकार होने के बाद आप चुनाव में जाओगे, और ऐसे में एक बड़ा कालखंड है और बहुत सारी चीजें, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। इस बात का दर्द, इस बात का एहसास, इस बात का मर्म हाईकमान यानी दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को था। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तथाकथित तौर पर नरेंद्र मोदी के बॉस को लखनऊ में भेजा गया, और पार्टी संगठन में अध्यक्ष के बाद दूसरे नंबर पर संगठन महामंत्री देश में बीएल संतोष को भेजा गया कि जाकर यूपी के रिफ्ट को, यूपी के असंतोष को, यूपी में चल रही गुटबाजी को खत्म किया जाए। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को भी बुलाकर बैठाया, उनसे राय मशविरा किया, उनसे बातचीत की और उनको एक पेज पर लाने की कोशिश की। सभी पूर्व अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी हो, सूर्य प्रताप शाही हो, लक्ष्मीकांत वाजपेयी हो, भूपेंद्र चौधरी हो, केशव मौर्य हो, ये सारे लोग वहां
बैठे ताज होटल में ब्रेकफास्ट पर और नितिन नवीन ने धर्मपाल की मौजूदगी में, पंकज चौधरी की मौजूदगी में उनको सम्मान दिया और सम्मान के साथ उनके सुझाव को भी ग्रहण किया, उसे नोट किया और नोट करके दिल्ली लेकर गए हैं, ताकि जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने कई कालखंडों में यहां से चुनाव लड़ा है और पार्टी को एक दिशा और निर्देश दिया है, उनके अनुभवों को साझा किया जाए। आपने पूर्व में नहीं देखा होगा कि पहले प्रदेश के जो अध्यक्ष होते थे, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष होते थे, वो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष उनको बहुत मान मर्यादा नहीं देता था, उनके बहुत सुझावों को ग्रहण नहीं करता था, एक गुटबाजी का विषय था। लेकिन इस बार पंकज चौधरी ने यह काम पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को बुला के बीएल संतोष से मिलवाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलाया। और सबसे बड़ी बात, जो एलाइज हैं, जो बात हम कर रहे थे गठबंधन के, चाहे वो निषाद पार्टी के संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो और आशीष पटेल हो, उनको भी नाश्ते पर, ब्रेकफास्ट पर ताज होटल में नितिन नवीन ने बुलाया, उनको अंग वस्त्र दिया, उनको पहनाया, उनका सम्मान किया, उनके साथ बातें की। और सोर्सेज से खबर आ रही है कि संजय निषाद ने जो सीटें 2022 में पाई थी बीजेपी से एलाइज के तौर पर, उसमें उन्होंने बढ़ोतरी की मांग की है नितिन नवीन से कि हमारी सीटें बढ़ा दी जाए। और ओम प्रकाश राजभर, जो अपने बेटे अरविंद राजभर के साथ ताज होटल में मिलने गए थे नितिन नवीन से, उन्होंने भी अपनी सीटों को बढ़ाने की मांग की है। नितिन नवीन ने उनके इस आग्रह पर विचार करने को कहा है और हाई कमान में जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो दो लोग जोड़ी है, उस जोड़ी को बताने का आश्वासन दिया है। पूरी रिपोर्ट लेकर गए हैं, यानी जो एलाइज हैं, जो पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको एक पेज पर, सेम पेज पर लाने के लिए नितिन नवीन ने प्रयास किया। और नितिन नवीन ने, आप देखिए कि ब्रजेश पाठक के घर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जाकर खूब आम दबाया, आम खाया और आम के साथ एक सौहार्द का वातावरण वहां दिखाई दिया। खाट पंचायत थी, उसमें केशव मौर्य थे, सभी लोग थे यहां पर। फिर केशव मौर्य के घर जाकर चाय पिया, यहाँ के प्रबुद्ध लोगों के यहाँ बैठे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मोड है काम करने का, चुनावी मोड है, उस चुनावी मोड को 2 दिन में नितिन नवीन ने दिखाने की कोशिश की और उसका प्रयास किया कि एक पेज पर, सेम पेज पर सारे मतभेदों को भुलाकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ, कनिष्ठ और जो सभी बिरादरी के लोग हों, सभी समाज के लोग हों, उसको जोड़कर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में बनाने का प्रयास किया जाए। मनोज जी, देखिए, आपकी बात सोचकर ये जो बड़ा मुद्दा उठाया उन्होंने कि आपस की झंझट भूल जाओ, आपस की वैमनस्यता खत्म करो, ये मत सोचो कि तुमने हमें हराया, कि तुमने हमें जीता है। मुझे लगता है, मेरे पास एक अंदर की खबर है, अगर ये खबर बिल्कुल सच्ची है तो ये मान के चलिए कि कितने सांसद थे, 67, 67 थे, एक आधा ऊपर नीचे कोई। कब? इस लोकसभा से पहले नहीं, कम थे। कब? 63 थे। हाँ, लगभग इसी के 33 बचे ना, 37 उधर हो गए। उसमें जिन जिन सांसदों ने अपनी सीट गंवाई है, उन सीटों पर जो सांसद हार गए, वहां पर यह देखा जा रहा है कि सांसद हारा तो, लेकिन उसने अपने संसदीय क्षेत्र के कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र जीते। ठीक है, वो विधानसभा क्षेत्र जिन्होंने जीते, आप ये मान के चलिए कि उनके टिकट पक्के हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो सांसद जीते लेकिन जो जो विधानसभाएं उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में हारी, उनके टिकट कटने की स्थिति में आ चुके हैं, क्योंकि विधानसभाओं की बुनियाद पर ही एक संसदीय सीट खड़ी होती है। तो जिन लोगों ने विधानसभाएं हारी हैं और सांसद जीता है, तो जिनके यहां विधानसभाएं हारी हैं वो खतरे में हैं, और जिनके यहां संसदीय हारी है, सांसदीय सीट हारी है, उनके हारने वाली विधानसभाओं के विधायकों की तो मतलब आप समझ लीजिए वो खतरे के निशान से भी ऊपर चले गए हैं। ठीक, लेकिन जिन्होंने हारने के बावजूद अपनी विधानसभाएं जीत कर दिलाई है, उनकी सबसे ज्यादा बल्ले बल्ले है। इस पूरे चुनाव में आपको सबसे ज्यादा देखने को यह मिलेगा कि ब्राह्मणों का जो टिकट पिछली बार था, पिछले चुनाव में, वो इस बार कम हो जाएगा।
और मान के चलिए कि कुल टिकट का कम से कम 30-35% कम हो जाएगा ब्राह्मणों का टिकट। अच्छा। दूसरा, पिछड़ों का टिकट जितना पिछली बार दिया था उससे कम से कम 30% ज्यादा टिकट बढ़ेगा पिछड़ों का जी। ठीक है। अगड़ों में ठाकुरों की स्थिति लगभग इक्का दुक्का करके सामान्य रह सकती है, बहुत ज्यादा घटेंगे भी नहीं लेकिन बढ़ेंगे तो बिल्कुल नहीं। सारा मसौदा जो जाने वाला है वो पिछड़ों और दलितों की तरफ जाने वाला है। बाकी सीटों का समीकरण ये बताएगा, जैसे बांदा हारे, जैसे वाराणसी के आसपास तमाम सारी सीट हारे, नरेंद्र मोदी की सीट है वो, लेकिन विधानसभाएं हारे, उन विधायकों का क्या होगा ये सोचने वाली बात होगी। और इसके लिए बड़ा कर्रा फैसला हो चुका है, बहुत कड़क बहुत सख्त फैसला किया जा चुका है। इसी तरीके से आपस में ये मीटिंग कितना कारगर साबित होगी, कितना इस पर पॉलिशिंग करके इसको खत्म कर पाएगी, ये आगे आने वाला वक्त इसलिए बताएगा कि जब टिकट कट रहा होगा वीरेश जी, जब नया कैंडिडेट घोषित किया जा रहा होगा, तो जो आपने कहा कि सांसद हारा और उसने कहा कि तुमने मुझे हराया मैं तुमको हरा के मानूंगा, तो अगर टिकट कट गया जिसको हराना चाहता वो और नया कैंडिडेट आ गया तो सांसद तो उसमें दम लगा देगा, लेकिन जिसका टिकट कटेगा वो उसको हराने में दम लगा देगा। बोले इन्होंने मेरा टिकट कटवाया मैं इनको हराऊंगा। तो सबसे बड़ी चुनौती नितिन नवीन के सामने यही है कि ये आपस का फ्रिक्शन खत्म कर सके। देखिए कितना खत्म होता है। दूसरी बात, आपस के रिफ्ट को किस तरीके से सहयोग में बदला जा सके, ये एक कठिन मसला है। 15 से 16 जिले ऐसे हैं जिन जिलों के बीच में पूरा संगठन बना दिया गया है। सिर्फ 15-16 जिले हैं जिनमें सारे पदाधिकारी जो बनाए गए हैं वो इन 15-16 जिलों तक ही सीमित है। ये एक अलग चुनौती है। इन चुनौतियों के बीच में टिकटों का बंटवारा, और एक और बात बता सकता हूं आपको कि जो सहयोगी संगठन दल है यानी जो एनडीए के घटक हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो या संजय निषाद हो या अनुप्रिया पटेल हो, मुझे बहुत बहुत एक गुंजाइश नजर आती है कि इनमें सीटें कम नहीं होंगी, भले ही 1-2 सीटें बढ़ जाए, चाहे अपना दल की बढ़े या राजभर की बढ़े या संजय निषाद की बढ़े। इस बार सीटें इनकी घटेंगी नहीं, इस बार सीटें इनकी बढ़ेंगी। हो सकता है 1 सीट 2 सीट, 1 सीट 2 सीट, 1 सीट 2 सीट, इतनी सीटें इनकी बढ़ सकती है। वजह चाहे कुर्मी हो, चाहे राजभर हो या निषाद हो, इन पर चुनाव आधारित हो चुका है। जिस तरीके से नितिन नवीन का स्वागत किया गया है, जिस तरीके से सूची बनाई गई है, सूची में जिस तरीके से अलग अलग जातियों के स्वागत स्थल बनाए गए हैं कि यहां पे मौर्य करेगा, यहां काची करेगा, यहां कुर्मी करेगा, उस हिसाब से जातिगत चुनाव दिख रहा है। जो मंत्रिमंडल विस्तार था वो जातिगत चुनाव की तरफ इशारा कर रहा है, जातिगत जनगणना का मुद्दा वो जातिगत चुनाव की तरफ इशारा कर रहा है, यूजीसी का मुद्दा वो जातिगत चुनाव की तरफ इशारा कर रहा है। यानी इस बार पिछड़ों की बल्ले बल्ले है, दलित थोड़ा और ऊपर जाएंगे और अगड़ों की थोड़ी सी जलन कटेगी। जलन जानते हैं, जैसे हम लोग चक्की में पहले गेहूं पिसवाने जाते थे तो चक्की वाला जलन काटता था कि भाई उसकी चक्की की मशीन में जितना आटा रह गया वो कहां से निकाल के देगा वो, तो वो एक जलन काटता था। तो इस बार अगड़े जितने भी हैं, चाहे वो ठाकुर हो, कायस्थ हो, ब्राह्मण हो, इन सबकी जलन कटेगी। ये है, परती कटेगी उनकी, परती कटेगी। हाँ, परती कटेगी, काट के रख ली। हाँ, वो परती काट। तो जाहिर सी बात है, जब आपने संगठन में भी देखा ब्राह्मणों और ठाकुरों की नुमाइंदगी कम हुई है, सवर्णों की नुमाइंदगी कम हुई है, पिछड़ों की नुमाइंदगी बढ़ी है। आज से 3 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने मुझसे दिल्ली में कहा था कि यूपी की राजनीति वीरेश जी पिछड़ों पर आधारित हो गई है। आप बहुत इसका जो है मंथन करिए, इस बात को ध्यान रखिए कि यूपी की जो राजनीति है और खासकर उत्तर भारत की राजनीति, यूपी बिहार की राजनीति है, वो पिछड़ा आधारित हो गई है। मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि आप देखिए हमारे सामने अखिलेश यादव, हमारे सामने बहन मायावती, राहुल गांधी लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। उनकी संख्या, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कब से ये नारा लगता रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस भंवर जाल में फंस गई है और उससे
निजात पाने के लिए 24 में भारतीय जनता पार्टी उसी संविधान, उसी आरक्षण, उसी पीडीए के भंवर जाल में फंस के सीटें तो कम कर ली। हाँ, बिल्कुल ठीक। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, 24 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पराजय यहां हुई है उसको देखते हुए आपकी बात सही लगती है। और जो सोर्सेस से आपके पास खबर है कि पिछड़ों की नुमाइंदगी बढ़ेगी, अगड़ों की नुमाइंदगी कम होगी, तो वो तो सच है। हाँ। ये स्पष्ट हो चुका है। इसी में सहयोगी दल भी शामिल, निश्चित रूप से सहयोगी दल भी जब टिकट बंटवारा करेंगे तो निश्चित रूप से जो सहयोगी दल जब टिकट का बंटवारा करते हैं तो वो भी बीजेपी हाईकमान से पूछ के करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, वो सारा टिकट अपने मन से कर देते हैं। बिल्कुल। वो बीजेपी हाईकमान से फोन आता है कि इनको टिकट दिया जाए, उनको टिकट ना दिया जाए, ये कैंडिडेट हैं, ये बेहतर कैंडिडेट रहेंगे, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि एलाइज जो टिकट अगर ले लिया 15-20 जो भी ले लिया, हार जाएगा तो हम एनडीए की सरकार, वो जिताऊ कैंडिडेट देखेंगे, आपका ये जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है, तो वो उसकी भी तो समीक्षा करते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे बीजेपी के कैंडिडेट होते हैं जिनको कहा जाता है कि तुम अपने सिंबल पे लड़ा लो, कैंडिडेट हमारा है, सिंबल तुम्हारा है। बहुत सारे ऐसे हैं कि सिंबल हमारा रहेगा और कैंडिडेट तुम्हारा रहेगा। किसी भी तरीके से जो विनेबल कंडीशन है, जो जीतने वाला कैंडिडेट है या परिस्थितियां हैं, उसको क्रिएट करने का काम कोई भी पार्टी करती है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे कोई भी सत्ता में, सबको आना है। भारतीय जनता पार्टी का ये जो मंथन है ये साफ जाहिर कर रहा है कि मिशन 2027 का आगाज यूपी में हो चुका है और भारत की सबसे बड़ी पार्टी और यहां की जो पार्टी है बीजेपी, जिसकी सरकार है, उसने तो शुरुआत कर दी है। अब विपक्ष की क्या तैयारी है विपक्ष जाने, लेकिन उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में चुनाव होने की संभावना है। बिल्कुल। बात कई बार सुनने को आती है कि शायद अक्टूबर तक सूचना आ जाए, नहीं नवंबर, शायद नवंबर में सूचना आ जाए, इस तरीके की बातें आ रही हैं। इन बातों के पीछे का जो मुद्दा है वो जातिगत जनगणना, ठीक है जी। विपक्ष यही चाहता होगा कि चुनाव फिर एक बार फरवरी में ही हो, ताकि जातिगत जनगणना का मुद्दा वो उठाए, जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाए, पिछड़ी जातियों पर अपने फार्मूले को सफल करे और ये बताए कि ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में यूबीटी, शिवसेना के टुकड़े कर चुका है, शरद पवार की पार्टी के टुकड़े कर चुका है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सांसद तोड़े गए हैं, जिस तरीके से टीएमसी के सांसद तोड़े गए हैं, ये साबित करना चाहते हैं कि ये फिर कोई ऐसा मसला लाना चाहते हैं कि जिससे संविधान में ये परिवर्तित कर सके और फिर एक बार विपक्ष ये मुद्दा उठा सकता है कि संविधान परिवर्तन का मतलब आरक्षण को किसी भी हालत में खत्म कर देना। ये विपक्ष की रणनीति, मैं आपको बता रहा हूं, ये विपक्ष की रणनीति। वो चाहते हैं कि जनवरी के, अच्छा मनोज जी ये बताइए, जनवरी के बाद ही चुनाव लगे। ये बताइए कि जो शर्मा चाय, समोसा, बन मक्खन, बन मस्का और आम की पार्टी, नितिन नवीन के 2 दिन के प्रवास में इसका जो मेल रहा है, चाय, बन मक्खन, खाना पीना, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, ये डिप्लोमेसी किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, नितिन नवीन की डिप्लोमेसी या बीएल संतोष को साथ में लेके चलते हैं, उनको भी साथ में लेके चलते हैं। ये सारी डिप्लोमेसी 2-3 मुद्दों के आसपास रही। पहला मुद्दा हम डिस्कस कर चुके हैं कि घर की कलह बाहर जा रही है, घर की कलह हमारे घर को बर्बाद कर देगी। 2024 में हम घर की कलह को झेल चुके हैं। दूसरा मुद्दा उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का जो मसला बड़ा होता चला जा रहा है, उसको हमको कैसे डाइल्यूट करना है जनता के सामने। तो वहां जाकर इस बात के बारे में यह बताना है कि जिन्होंने चोरी की हम उनको सजा दे रहे हैं, उनको जेल भेज रहे हैं। बात रही किसी चंपत राय की या किसी मिश्रा की या किसी गोपाल राव, अनिल मिश्रा की या किसी गोपाल राव की, तो हम उनका इस्तीफा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको जाके बताना है कि आस्था अलग है, आस्था की व्यवस्था अलग है। व्यवस्था में जिन्होंने भी आस्था के साथ खिलवाड़ किया हम उनके साथ खेल कर देंगे, ये आपको जाके बताना है। दूसरा, बीएल संतोष ने स्पेसिफिकली कहा कि यूजीसी में कुछ शब्द ऐसे आ गए जिससे गलत चला गया, गलत वो चला गया मैसेज, हाँ। और उस गलत मैसेजिंग में हमारा भी कहीं ना कहीं रोल हो गया। हमने भी जातिगत आधार पर बयान देने शुरू कर दिए कि ये ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा। तो कुछ अगड़ों के पक्ष में चले गए, कुछ पिछड़े वाले अलग से खड़े हो गए,
कुछ दलितों ने अलग कर दिया, तो हमने ही बिगाड़ना शुरू कर दिया अपनी तरफ से, हमने ही आपस में रिफ्ट कर लिया इस पूरे मुद्दे पे। तो बीएल संतोष या नितिन नवीन ने इन 3 मुद्दों को सुलझाने की व्यवस्था की है। राम मंदिर, यूजीसी और आपस का रिफ्ट, इन 3 चीजों को निपटाएंगे तो कभी सफेद वाले मक्खन के साथ बन और शर्मा की मलाईदार चाय, कभी गोल वाला समोसा काले आलू के साथ, और कभी आम पार्टी घाट पंचायत में। ये जितनी फूड एंड डाइन ये जो डिप्लोमेसी थी, उस डिप्लोमेसी के और बाकी सारी बैठकों का लब्बो लुआब सिर्फ ये 3 मुद्दे थे। इन्हीं मुद्दों का ये संदेश लेकर दोनों आए थे और दोनों अपना अपना संदेश क्लियर करके गए हैं। अब बाकी काम बचता है किसी पंकज चौधरी का, किसी धर्मपाल का, किसी केशव मौर्य का, किसी ब्रजेश पाठक का, और मुख्यतः किसी योगी आदित्यनाथ का। ये है मसला। ये है पूरा 2 दिन के प्रवास, 2 दिन के प्रवास का ये मतलब खुलासा है। आप इसको ऐसे मान लीजिए कि कुल खुलासा इतना है। इसमें अब भारतीय जनता पार्टी को तय करना पड़ेगा, या तो अगर वो मगन बैठी है कि अरे चुनाव हुआ हम मतलब मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जाई, तो 2024 का हश्र होगा। अगर फील्ड पर जाकर मेहनत नहीं की तो अंडर करंट यूजीसी, चढ़ावा चोरी, आपस का झंझट, जातिगत जनगणना, ये सारी चीजें, बेरोजगारी भी और बिजली भी, ये मुद्दे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे बिजली का क्यों बता रहा हूं, जैसे बिजली का 2,500 करोड़ रुपया फ्यूल सरचार्ज के नाम पर वसूल लिया गया गलती से। अब वो वापस किया जाएगा, गलती से 2,500 करोड़। फिर क्या हुआ? फिर अब नया काम हो गया है, उपभोक्ताओं का अधिभार बढ़ा दिया गया है। मेरा 4 किलोवाट का कनेक्शन है, मेरा 4 किलोवाट से 3 बार महीने में कहीं 4 किलोवाट से 1 पॉइंट ऊपर हो गया, उन सबका 5 कर दिया गया। किसी का 5 है उसका 6 कर दिया, किसी का 6 है उसका 7 कर दिया गया। ये भी गड़बड़ी हो गई बिजली में, अजीबोगरीब सिस्टम चल रहा है। तो ये मुद्दा भी बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा है। देखिए अखिलेश यादव ने कह दिया कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। एक बात बता रहा हूं, इसका मतलब बिजली एक बड़ा मुद्दा लोगों को समझ में आ रहा है। तो बस यही मान के चलिए, आपस का रिफ्ट, चढ़ावा चोरी, यूजीसी, जातिगत जनगणना, बेरोजगारी और अंततः बिजली, ये सारे मुद्दे। बहुत बहुत